आइए प्रारंभ करते हैं इतिहास पाठ 12 औपनिवेशिक शहर। औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना और स्थापत्य। औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना और स्थापत्य। इस टॉपिक को हम लोगों ने क्या किया था, कल के क्लास में भी चर्चा किया था और हमने कल के क्लास में चर्चा किया था कि शहर की विशेषता क्या थी, शहर की रणनीति क्या थी, उत्तर भारत के नगर कैसे थे, उसका विकास कहाँ होता था, दक्षिण भारत के नगर का विकास कहाँ होता था। इसके अलावा हम लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट टाउन के बारे में चर्चा किया था और ब्लैक एंड व्हाइट टाउन के अलावा हम लोगों ने लास्ट में सिविल लाइन के बारे में चर्चा किया था। आपको बता दें, शहरीकरण की जब विशेषता आई तो आपके मन में एक प्रश्न होगा कि औपनिवेशिक काल में भवन निर्माण की शैली क्या होगा, भवन निर्माण की शैली। देखो बुआ, शैली का मतलब होता है तरीका, शैली का मतलब क्या होता है, मतलब अंग्रेजों के शासन काल में भवन निर्माण करने की, भवन को बनाने की कौन कौन सी शैलियां थी, कौन कौन से तरीके थे। जैसे आज भी अपने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बिल्डिंग जो बनते हैं अलग अलग डिजाइन के बनते हैं। तो यहाँ शैली का मतलब अंग्रेजी में होगा डिजाइन, आम बोलचाल की भाषा में तरीका या स्टाइल भी कह सकते हैं आप इसको। तो अंग्रेजों के शासन काल में या औपनिवेशिक शासन काल में, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में भारत में भवन निर्माण के 3 शैलियों का विकास हुआ। औपनिवेशिक शासन काल में, अंग्रेजों के शासन काल में भवन का मतलब घर होता है, बिल्डिंग होता है। ये बिल्डिंग निर्माण करने की, भवन निर्माण करने की कितनी शैलियों का विकास हुआ, 3 शैली का विकास हुआ। पहला जो आपका शैली था उसका नाम था नव शास्त्रीय शैली। पहला कौन था, नव शास्त्रीय शैली। क्या था, नव शास्त्रीय शैली था। दूसरा था नवगाथिक शैली। नवगाथिक या कहीं गोथिक को लिखता है शैली। और तीसरा था इंडो सारासेनिक शैली। मतलब अंग्रेजों के शासन काल में भवन निर्माण करने का, बिल्डिंग को बनाने का 3 शैलियां, 3 स्टाइल या 3 तरीके थे। पहला का तो नव शास्त्रीय शैली। अच्छा, नव शास्त्रीय शैली की जो भवन थी उसकी विशेषता क्या थी, तो नव शास्त्रीय शैली में जो भवन बने थे उस भवन की विशेषता यह थी कि भवन को ऐसे कर दिया गया, बनाया गया और भवन के आगे जो था बड़का बड़का सामने ऐसे ऐसे पिलर बनाया जाता था, लाइन से कतारबद्ध कई पिलर का निर्माण किया जाता था। ये आपके भवन हो गए, पिलर बना दिया जाता था। जैसे पुराना घर आप देखे होंगे, जो भी पुराना घर होगा देखेंगे कि उसके बरामदा बहुत लंबा होता है और आगे गोलाकार, चौकोर नहीं, गोला गोला पिलर बना देता था। हाँ, देखे हैं, पीछे घर होगा, पीछे इसके आगे बरामदा होगा, पीछे क्या होगा, घर होगा। बरामदा जो यहाँ से तक लंबाई होगी गोला गोला, यहाँ 10, 12, 15, 20, 25 जैसा उनका प्रॉपर्टी होगा, संपत्ति होगा, उस टाइप का क्या होगा, ये होगा। तो ये इसकी विशेषता थी। अब सवाल उठता है, तो इस शैली में बनाए गए कुछ भवन का नाम बताना होगा आपको। एक बार 2 बार पूछा गया है कि फलाना बिल्डिंग किस शैली में बना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट के बारे में चर्चा करता है। तो नवशास्त्रीय शैली की बात करते हैं तो बंबई का टाउन हॉल,
बंबई का टाउन हॉल। क्या हो गया? बंबई का टाउन हॉल। उसके बाद हनीमैन सर्किल। क्या है गया? हनीमैन सर्किल। और भी बहुत सारा है। अब एक बम्बे का टाउन हॉल, मतलब मुंबई शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा हॉल होगा, कॉमन हॉल, जिसका उपयोग शायद सभा के लिए, मीटिंग के लिए प्रयोग किया जाता होगा। तो वह हॉल इसी टाइप का बना हुआ है। दूसरा है हनीमैन सर्किल। मन होगा कि हनीमैन सर्किल क्या है, तो हनीमैन सर्किल का अन्य नाम है एल्फिंस्टन सर्किल। माने औपनिवेशिक शासनकाल में व्यापारिक इमारतों के समूह को हनीमैन सर्किल या एल्फिंस्टन सर्किल कहा जाता था। लेकिन हनीमैन सर्किल या एल्फिंस्टन सर्किल नवशास्त्रीय शैली में बना था, ये बात तय था। लेकिन कोई पूछे कि हनीमैन सर्किल किसे कहते हैं या एल्फिंस्टन सर्किल कहते किसे हैं, तो औपनिवेशिक शासन काल में जो व्यवसायिक भवन था, जैसे आप लीजिए, आपके सीतामढ़ी शहर में एक बाजार समिति है, रेल स्टेशन के उस पार, रेलवे के उस पार है ना, बसवरिया में है। तो वहाँ जो भी बिल्डिंग है बहुत बड़ा, बोलता 50 एकड़ का घेरा है, ज्यादा होगा कम नहीं होगा। उस घेरा के अंदर बहुत बड़े बड़े भवन हैं, बड़ा बड़ा हॉल सा है। सारे बिजनेसमैन अपना उसमें 1, 2, 4, 10, 5 रूम लेके अपना गोदाम बना के रखे हुए हैं और अपने वस्तु को क्रय विक्रय करते हैं। तो सब तो व्यापारी के लिए न, कोनो रहने के लिए घर है वो क्या नहीं है ना। या ये जो कोचिंग संस्थान चल रही है पूरे रिंग बांध के दोनों साइड में, क्या आवासीय घर किसी का है? सब आते हैं, पढ़ाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। तो बिजनेस के लिए रूम बना हुआ है। तो अंग्रेजों के शासनकाल में बिजनेस के पर्पज से जो बिल्डिंग बनाया जाता था लगातार श्रेणी में, वैसे को हम कहते थे हनीमैन सर्किल। दूसरा है नवगाथिक शैली। कौन है? ये नवगाथिक शैली है, पूर्णतः पाश्चात्य शैली है। कैसा शैली है? पाश्चात्य शैली। पाश्चात्य मतलब हो गया पश्चिमी शैली था। हाँ, हम इसको रोमन शैली भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, रोमन शैली भी। और इस शैली का विकास हुआ था पुनर्जागरण के काल में। इस शैली का विकास हुआ था। इस शैली की खासियत थी, अगर इस शैली की हम बात कर लें तो इन शैली की सबसे बड़ी खासियत थी कि डिजाइन बनाने नहीं आता है, लेकिन आप जान लें कि इसकी मीनार ऊंची ऊंची नुकीली मीनार, बात समझ गए? इसमें नुकीली जो मीनार हो गया, बिल्डिंग बना दिया और नुकीला मीनार इस पर बना दिया जाता था। या दूसरी बात, उभरी हुई छत, जैसे पुराना रेलवे स्टेशन पर जाएंगे ना, तो ये छत हुआ, हम लोग का छत सामान्यतः ऐसा होता है, प्लेन होता है, लेकिन पुराना रेलवे स्टेशन में जाएंगे तो ऐसे ऐसे छत मिलेगा। अब देखेंगे कि नहीं मैं तो नहीं पता, लेकिन आपके सीतामढ़ी शहर में पुराना स्टेशन का जो होगा ना, बिल्डिंग से बना होगा, ऐसा बना हुआ है ताकि पानी गिरे तो इसके माध्यम से बाहर क्या हो जाए, निकल जाए। अंतिम छत पर, ही नहीं कि बीचों छत पर ऐसा नहीं होगा, जो सबसे ऊपर वाला छत होगा वहां ऐसा बनाएगा। तो नुकीली और उभरी हुई छत नवगाथिक शैली की क्या है, विशेषता है। और रोमन प्राचीन काल में या पश्चिमी देशों में जो चर्च बनते हैं या गिरजाघर बनते हैं, गिरजाघर इसी शैली में बनता है। देखिए गिरजाघर का जो ऊपर होगा एकदम नुकीला होगा। नहीं, मंदिर नहीं ले सकते, मंदिर में केवल एक होता है, लेकिन हमने देखा इसमें कई वो होता है। मंदिर में केवल एक ही ना होता है। अगर मंदिर बनाते हैं तो मंदिर में केवल एक बनता है, लेकिन इसमें जो होता है, एक हुआ, एक और यहाँ बना दिया, एक और यहाँ बना दिया, एक और बना दिया, ऐसे बना कई बनता है। बात समझ गए? अब कहोगे सर इसमें इसका कुछ उदाहरण दीजिए, तो इसके उदाहरण की बात कर लें तो नवगाथिक शैली में तो विक्टोरिया टर्मिनस, मालूम है भारत में जब सबसे पहले रेल चली तो रेल को चलाने वाली बनाने वाली कंपनी का नाम था इंडियन पेनिनसुला रेलवे। क्या नाम था? आज इस कंपनी का नाम भारतीय रेलवे।
लेकिन शुरू में जब 1853 में रेल चली तो उस रेल को चलाने वाली जो कंपनी थी उस कंपनी का नाम था इंडियन पेनिनसुला रेलवे, और उस कंपनी का जो हेड क्वार्टर था विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई में था। इसी को कहते हैं बीटी। कहा जाता मुंबई बीटी जाएगी, तो व्हाट इज माने इसका फुल फॉर्म क्या होगा भाई? तब बीटी मतलब विक्टोरिया टर्मिनस। इसी को बाद में शिवाजी टर्मिनल बदल के नाम रखा गया, लेकिन पहले इसका नाम क्या था? विक्टोरिया टर्मिनस, महारानी विक्टोरिया के नाम पर। याद रखिए कि डिफरेंस है। विक्टोरिया टर्मिनस कहाँ है? अब विक्टोरिया पैलेस कहाँ है? कोलकाता में है। वेरी गुड। विक्टोरिया पैलेस कहाँ है? कलकत्ता में एक महल है। अब विक्टोरिया टर्मिनस भी एक महल ही है, लेकिन कहाँ है? मुंबई में। शॉर्ट में कहते हैं बीटी। इंडिया में जब सबसे पहली बार रेल चली थी तो उस रेलवे का क्या था? ये हेड क्वार्टर था, यहीं से उसका पूरा गाइडलाइन होता था। इसके अलावा नवगॉथिक शैली में और भी बना हुआ है। बंबई विश्वविद्यालय, और बंबई विश्वविद्यालय का जो घंटा पुस्तकालय के ऊपर घंटा घर बना हुआ है। मतलब आप कह सकते हैं, यहाँ शॉर्टकट लिखते हैं BU, बिहार यूनिवर्सिटी। बात समझिएगा आप समझने के लिए। बंबई यूनिवर्सिटी, और बंबई यूनिवर्सिटी का कौन है? घंटाघर। घंटाघर पुस्तकालय लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटाघर फोटो दिया है किताब में, टावर घंटाघर। उसका नाम है राजाबाई टावर। क्या नाम है? राजाबाई टावर। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने अपने माँ के नाम पर इसका निर्माण कराया था। जमशेदजी टाटा नहीं थे, दूसरे बिजनेसमैन थे। राजाबाई उनके माता का नाम था। उनके अपने का माँ की मृत्यु हो गई तो पुस्तकालय के ऊपर एक टावर बना दिया, घड़ी लगवा दिया, राजाबाई याद में उनके। और आया इंडो सारासैनिक शैली। मतलब हिंदू प्लस मुसलमान, हिंदुओं और मुसलमानों के भवन निर्माण शैली को क्या करके मिला करके भारत में एक नए शैली का विकास किया गया। उसी शैली का नाम पड़ा इंडो सारासैनिक शैली। और आपको बता दें, इंडो सारासैनिक शैली, कई बार लोग इसको गुजराती शैली भी कह देता है, लेकिन शुद्ध नाम इंडो सारासैनिक शैली। और इंडो सारासैनिक शैली का सबसे सुंदर उदाहरण है होटल ताजमहल। मुंबई का होटल ताज भारत का सबसे बड़ा होटल में से आता है। जमशेदजी भाई टाटा ने इसका निर्माण कराया था। और इतना ही नहीं, एक और ये पूछा हुआ प्रश्न है, इंडो सारासैनिक शैली में एक और बिल्डिंग बना हुआ है, गेट है वह गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में। अगर ऑप्शन 9 रहे तो 1912 चलेगा, लेकिन 11 ही चलेगा, क्योंकि इस पर इंग्लैंड के राजा आए थे। भाई आएंगे तब ना गेट बनेगा। अब किताब में कैसे लिख देगा तो किताब वाले की गलती है ना। शुरू हुआ था बनना, बन के तैयार हुआ 31 में। इंडिया गेट 1931 में तैयार हो गया, बनना शुरू हुआ है कैसे? प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनना शुरू हुआ था। तो 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बना। किस शैली में? और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है, अरब सागर के किनारे है। और गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्यों बनाया गया? तो इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम, उनकी मैरी जो इंडिया आ रही थी, तो उन्हीं के स्वागत में इसका निर्माण करा गया था। इस स्वागत गेट था ये। जैसे आज नेता लोग आते हैं तो बड़े बड़े लकड़ी का खंभा का तोरण द्वार बनता है। जहाज से आए थे। किससे आए थे? जहाज से। कहोगे सर हवाई जहाज से क्यों नहीं आए? तो उस समय अभी 1911 में जब आए तो उसमें हवाई सुविधा शुरू हुई नहीं थी इंडिया में बड़े पैमाने पर। हालांकि इंडिया में हवाई सेवा का शुरू 1911 में हुआ था। और भारत का पहला हवाई जहाज जमशेदजी भाई टाटा ने उड़ाया था, मात्र 10 किलोमीटर की दूरी, इलाहाबाद से नैनी के बीच। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, नैनी भी उत्तर प्रदेश में है। यमुना नदी के उस पार नैनी और यमुना नदी के इस पार
पोस्ट ऑफिस के चिट्ठी को ढोने के लिए किया था, उसके बाद तो विकास करा दिया गया। भूगोल में चर्चा करने की इसके बारे में। तो ये 3 शैलियां थी अंग्रेजों के शासनकाल में क्या करने का, भवन निर्माण का। अब बता दें आपको कि अंग्रेजों के शासनकाल में प्रमुख शहर की बात करें, थोड़ा सा प्रमुख शहरों पर हम चर्चा कर ले, तो अंग्रेजों के शासनकाल में प्रमुख शहर में हमको चर्चा करना है मात्र 3-4 पर, 4 पर ही चर्चा करना है। सबसे पहले चर्चा करना है मद्रास शहर पर। मद्रास जिसको आज हम चेन्नई कहते हैं, चर्चा करेंगे। मद्रास को आज हम क्या कहते हैं, चेन्नई। और आपको सब पता है शायद कि यह तमिलनाडु राज्य की क्या है, राजधानी है। किसकी राजधानी है, तमिलनाडु। और भारत का सबसे दक्षिणी राज्य यही है। अगर इसके सीमांकन को मानचित्र पर देखा जाए तो सबसे दक्षिण में सीमा इसी के चल जाता है, दक्षिण में तमिलनाडु में पड़ता है। उत्तर में अगर लद्दाख अब हो गया, केंद्र शासित राज्य है, सबसे ऊपर लद्दाख है ना हो गया। अब पहले जम्मू कश्मीर बोल दिया करते थे हम लोग, अब तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो बट गया। तो सबसे उत्तर में यदि लद्दाख है तो सबसे दक्षिणी राज्य की बात करेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और चेन्नई का पहले नाम क्या था, मद्रास। क्या नाम था? आपको बता दें कि अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र सूरत में खोला था। नहीं, मछलीपट्टनम में इसलिए खुला कि जहांगीर ने परमिशन नहीं दिया, लेकिन वो फेमस नहीं है मछलीपट्टनम। सही बात है आपका कि मछलीपट्टनम में खुला, लेकिन मछलीपट्टनम मुगलों के अधीन नहीं था। क्या जी? कैप्टन हॉकिंस आया, जहांगीर से परमिशन मांगी, जहांगीर ने परमिशन नहीं दिया। तो जब परमिशन नहीं देगा तो उसके राज्य में क्या खुल लेगा ना, सूरत ही कहिएगा। आप स्वतंत्र कहीं जहां कोई आपका पहचान नहीं वहां खोल लिए तो उसे कौन जानेगा न। देखा जाए तो आज तक प्रश्न ऐसे नहीं पूछा गया है, अब पूछा जाएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए सूरत ही आप दीजिए। हाँ, फिर आप पीसीएस की दृष्टिकोण से चलिएगा तो आपका मछलीपट्टनम सही होगा। क्या जी? लेकिन आपके लिए क्या सही होगा? अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? सूरत में खोला। कहाँ खोला? सूरत में खोला। क्योंकि आपके लेवल की मैं बात किया हूँ केवल। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? सूरत में खोला था। सूरत गुजरात में पड़ता है। और 1687 ईस्वी तक, कब तक? 1687 ईस्वी तक कंपनी का जो व्यापारिक कारोबार का मुख्य केंद्र था वह सूरत ही था। और एक विशेष बात बता दूं कि 1687 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करती थी, लेकिन एक याचक के रूप में काम करती थी। जब भी मुगल बादशाह के दरबार में कोई अंग्रेज जाता, प्रार्थना करता, विनती करता कि महाराज मैं इंग्लैंड से आया हूँ, आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, प्लीज एक्सेप्ट इट, आप इसे स्वीकार कर लो। तो औरंगजेब था, तत्त लात मारता कि इंग्लैंड को अटलांटिक महासागर में ही डुबा देता। हमने कहा ना, घर का गार्जियन यदि टाइट रहे तो किसी की हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं है कि आगे पीछे कर लेने का। औरंगजेब सशक्त शासक थे भाई। व्यक्तिगत रूप से सबके अंदर कुछ ना कुछ बुराई होती है, लेकिन एक सूत्र में बांधने में जब तक वो जिंदा रहे, भारत को, उत्तर भारत में एक सूत्र में बांध के रखा औरंगजेब। हाँ, तो कुछ बुराइयां होती हैं, लेकिन अनेक सारी अच्छाइयां भी हैं। अच्छाई और बुराई सब में होता है। तो मेरा कहना है कि 1687 तक रहा, यहां तक कंपनी केवल याचक के रूप में काम करता था कि सर यहाँ टोकरी रख के अपन सामान बेच सकते हैं। अच्छा, इस शहर में अपना दुकान खोल ले। मुगलों की परमिशन मिलती तो दुकान खुलता, परमिशन नहीं मिलती दुकान नहीं खुलता। हालांकि सूरत के बाद, सूरत से पहले मछलीपट्टनम में खोला था। इसके अलावे भी दक्षिण भारत के कई शहर जैसे भरौच, अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम, इन जगह अपनी फैक्ट्री लगा ली थी। उत्तर भारत से ज्यादा
अंग्रेजों का कारोबार दक्षिण भारत में था, क्योंकि दक्षिण भारत का जो माहौल था अंग्रेजों के अनुकूल था। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों का कोई प्रतियोगी नहीं था, कोई विरोधी नहीं था, और औरंगजेब के जैसा कोई सशक्त राजा भी दक्षिण भारत में नहीं था। क्योंकि 1665 में 1565 में कौन युद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध हुआ। और तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। और विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत में कोई ऐसा रियासत नहीं था जो इसका अंग्रेजों को दबा सके, कमजोर कर सके। तो उत्तर भारत के तुलना में दक्षिण भारत कौन था? हैदर अली बहुत बाद में आए, और सब छोटे छोटे राज्य थे, मतलब व्यापारिक प्रतियोगिता करने वाला कोई नहीं था। और हैदर अली ने तब न विरोध किया जब फ्रांसीसी आना शुरू कर दिए। देखा कि अब ज्यादा आएगा तो तकलीफ होगी थोड़ा सा हमको। अब इसी में हुआ कि आगे चल के अगर हम मद्रास के इतिहास की बात कर लें तो 1639 की कहानी है। कब की कहानी है? 1649 की कहानी है कि अंग्रेज का एक प्रतिनिधि था, जिस प्रतिनिधि का नाम था फ्रांसिस डे। क्या नाम था? फ्रांसिस डे। क्या नाम था? एक प्रतिनिधि था। किसका? अंग्रेजों का। 1639 में एक अंग्रेज जिसका नाम था फ्रांसिस डे, उन्होंने चंद्रगिरी के राजा से, किसको? चंद्रगिरी के राजा से कुछ भूभाग, जमीन का कुछ टुकड़ा के ले लिया, लीज पर ले लिया, पट्टा पर ले लिया। लीज उसी को कहते हैं, पट्टा उसी को कहते हैं, गांव में रेहन कहता है। जमीन को पट्टा पर क्या ले लिया? ले लिया, और पट्टा पर लेकर एक किला का निर्माण कराया। से भूमि पट्टा पर लिया, बात समझ गए? और भूमि पट्टा पर लेकर एक किला बनाया। उस किला का नाम है सेंट जॉर्ज किला। मद्रास में है तो मुंबई के किला का नाम ऑलरेडी मुंबई का किला नाम है। स्टार किला झांसी में है। अंग्रेजों ने भारत में रियल में कहा जाए तो 2 किला बड़ा बड़ा बनाया है। एक बनाया बंगाल में, नाम है विलियम फोर्ट, और एक किला बनाया मद्रास में जिसका नाम है सेंट जॉर्ज। याद करो, ये 2 में से को प्रश्न फिक्स है, पूछबे करता है कि सेंट जॉर्ज किला कहाँ है? मद्रास में। और सेंट जॉर्ज किला अगर पूछ दिया है ये साल तो अगला साल पूछबे करेगा कि फोर्ट विलियम कहाँ है। तो अंग्रेजों ने मद्रास में किला बनाया, नाम क्या था? सेंट जॉर्ज किला था। और इसी सेंट जॉर्ज किला मद्रास में ही अंग्रेजों ने मतलब काला शहर, काला व गोरा शहर की कल्पना किया था। क्योंकि तमिलनाडु में ही, दक्षिण भारत में लोग क्या थे? ज्यादा काले हुआ करते थे, अन्य जगह नहीं था। हाँ, कर्क रेखा नहीं, भूमध्य रेखा कौन? आप कर्क रेखा, भूमध्य रेखा कर्क रेखा के बीच में आ जाता है। और यहां जो बसाया, मद्रास में जो किला बसाया, यहाँ का जो नगर नियोजन किया वह जाति के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, माने जो जिस जाति का उसका महल अलग बना दिया। अगर आप सब आलू बेचने वाले तो आपका महल अलग होगा, कपड़ा बेचने वाले तो आपका महल अलग होगा, आप गीत गाने वाले तो आपका महल अलग होगा, आप ढोल बजाने वाले तो आपका महल क्या होगा? अलग होगा। मतलब जाति और व्यवसाय के आधार पर अंग्रेजों ने मद्रास में महल्ला का निर्माण करने का काम किया था। और मद्रास में एक बात था, जो पढ़ा लिखा लोग था, अंग्रेजों के शासन का एक और प्रभाव पड़ा कि यहाँ 2 भाषिया व्यक्ति पैदा हुआ। 2 भाषिया किसे कहते हैं? तो जिसे 2 भाषा का नॉलेज होता है उसे 2 भाषिया कहते हैं। अच्छा बिजनेस था, क्योंकि मद्रास के लोगों का बात अंग्रेज नहीं समझ पाता था और अंग्रेजों का बात मद्रास के लोग नहीं समझ पाते थे। तो अंग्रेज क्या कहना चाहता था उसके बात को एक्सप्लेन करता था 2 भाषिया और मद्रास ट्रांसलेटर, ताकि दोनों के बीच क्या हो सके? वार्तालाप हो सके। और वार्तालाप होगा तब ना बिजनेस आगे बढ़ेगा। ये था
मद्रास के बाद अगर दूसरा शहर की हम बात करते हैं अंग्रेजों के काल में जिसका विकास हुआ, तो वह शहर होगा कलकत्ता। क्या नाम है? और कलकत्ता शहर जो है वह हुगली नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? और आप सबको शायद पता होगा कि हुगली गंगा की सहायक नदी, या गंगा को ही पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से जानते हैं। गंगा को ही पश्चिम बंगाल में किस नाम से जानते हैं? और इसी हुगली नदी के किनारे कलकत्ता शहर भी है, और इसी हुगली नदी के किनारे कलकत्ता बंदरगाह भी है। और इसी हुगली नदी पर बिना पाया वाला एक पुल है, उस पुल का नाम है हावड़ा ब्रिज। अंग्रेजों ने बनवाया है। यह ऐसा पुल है जिसके बीच में एको को पाया नहीं, अंग्रेज ने बनवाया है। इसका सारा वेट जो है ऊपर स्प्रिंग पर करके ऊपर टान दिया है। आज तक डैमेज हुआ भी नहीं है, चलता थोड़ा गया हूँ, जंप करता, सोचे कि पैदल पार करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ छोटा पुल नहीं है बाबू। वह पुल कम से कम हमको लगता है 300 मीटर से ज्यादा लंबा होगा। 300 मीटर से ज्यादा लंबा होना चाहिए। बहुत भले का था ध्यान तो नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि 300 मीटर से ज्यादा लंबा जरूर होगा। हाँ, अगर ज्यादा ना होगा तो कम भी नहीं होगा, सही बोल रहा हूँ। लेकिन बीच में कहीं पाया, और नदी बहुत गहरा है, गंगा का ही नाम है ना वहां हुगली। तो इसी हुगली नदी पर कलकत्ता शहर भी है, कलकत्ता बंदरगाह भी है, और इसी नदी पर एक अजूबा पुल भी है, हावड़ा ब्रिज। हावड़ा शहर में एक पुल है, ब्रिज मतलब होता है जोड़ने वाला पुल, जिसे सामान्यतः नदी नहर के ऊपर बनाया जाता है। तो हम कलकत्ता की यदि हम बात कर ले, कलकत्ता क्या हुआ? तो हुगली नदी किनारे है, और अंग्रेजों ने अपने शासन की शुरुआत कलकत्ता से ही किया था, बंगाल से किया था। अगर बंगाल के लोग हिंदी बोलेगा तो लगेगा चुरा के तोड़ के वो चुरा के बोले थे, उसको हिंदी बोलने ही नहीं आता, अंग्रेजी ज्यादा उसे जानता है। और बंगाल में अंग्रेजों के कल्चर का इफेक्ट अगर सबसे अधिक किसी राज्य में है तो है बंगाल में। क्योंकि हमने कहा था ना कि 1774 से 1911 तक राजधानी रही किसकी? औपनिवेशिक साम्राज्य की राजधानी 1774 से 1911 तक कलकत्ता क्या रही? राजधानी रही। किसकी राजधानी? भारत की, या औपनिवेशिक साम्राज्य की क्या रही? राजधानी रही। आपको बता दें, कलकत्ता की कहानी कहते तो 1690 की घटना है। कब की? 1690 की घटना है कि एक अंग्रेज व्यापारी आया। उस अंग्रेज व्यापारी का नाम था जॉब चारनॉक। क्या नाम था? जॉब चारनॉक नामक एक अंग्रेज व्यापारी था, जो हुगली नदी के किनारे एक गांव में अपना एक दुकान खोला। हुगली नदी के किनारे जिस गांव में अपना उन्होंने बाजार खोला था, उस गांव का नाम था सूता नदी। क्या नाम था? 1690 ईस्वी में एक अंग्रेज व्यापारी, नाम क्या था? जॉब चारनॉक ने हुगली नदी के किनारे सूता नदी नामक गांव में क्या खोला? सूता नदी नामक गांव में अपना क्या खोला था? एक व्यापारी केंद्र, या कहो ना दुकान, या अपना क्या खोला था? बाजार खोला था। और बाजार की सुरक्षा के लिए सूता नदी में क्या बना था? कोठी। देखिए, बहुत बड़े घर को कोठी कहा जाता है, जेकरा ऊपर छत न हो, हाँ तब कोठी कहेगा, ना तो बंगलो कहेगा। अरे ये तो गरीबी सिद्ध करता है कि आपका घर 3 मंजिला है, 4 मंजिला, तो अमीर आप थोड़ी ना है, गरीब आप। बंगलों में रहने के लिए थोड़ा कैपेसिटी ज्यादा चाहिए। तुम्हारी आबादी ज्यादा है, जमीन तुम्हारे पास कम है, तो आदमी के ऊपर आदमी को सुता रहे हो। सही बोल रहा हूँ? जाके देखो, इंग्लैंड की महारानी का जो बिल्डिंग है बस ग्राउंड फ्लोर की है। एलिजाबेथ सेकेंड है अभी, दूसरी।
नहीं, एलिजाबेथ उसका नाम नहीं है, एलिजाबेथ पदवी का नाम है, टाइटल है, वो ऐसे जोड़ लेता लोग है, ऐसा है नहीं। सुन लीजिए, नाम कुछ अलग है उसका, मुझे याद नहीं है, लेकिन नाम उसका अलग है। तृतीय, लेकिन नहीं, हम परीक्षा दिए तो बीपीएससी पूछा तो वही प्रश्न सही है, देखा था नहीं। तो हम इधर दूर नहीं जा रहे हैं कि मौसम गड़बड़ा जाता है, मेरे लायक नहीं अनुकूल हुआ तो नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो हाल तक देते थे। हाँ, अगर पीटी आपका निकल गया तो आपको 50,000 रुपया मिलेगा और 1,000 रुपया हर महीना अलग से मिलेगा। पेंशन समझो नहीं समझो भाई, उसको आप रूम रेंट के लिए आपको मिलेगा, इसके तुम क्या करो, पढ़ाई करो। पीटी निकाल लिए तो अगर यूपीएससी भी निकाल दे तो वहां भी शायद 1 लाख रुपया देने की घोषणा हो रही है। अब तो लुक लुभावन बात फिर रहबे करेगा। हालांकि बीपीएससी में 2 साल पहले से मिल रहा है लोगों को, जिनका पीटी में निकला है। अगर आप महिला हैं, महिला के लिए, हाँ, आप पुरुष के लिए है तो जैसे आपको मुसलमान के लिए है और एससी एसटी के लिए, हाँ, एससी एसटी के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, अल्पसंख्यक और एससी एसटी के लिए, और तुम लोगों के लिए हैं कि तब ना बेटी सब पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी। ओहू लालच में तो बाबूजी पढ़ाएंगे, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। तो अगर बीपीएससी का पीटी निकालते हैं तो 50,000 रुपया प्लस 1,000 के महीना, लेकिन वो 1,000 के महीना तब तक निकलेगा जब तक मुख्य परीक्षा नहीं होता है। मुख्य परीक्षा हो गया तब आपको 1,000 के महीना मिलना बंद। निकाल लिए तो इंटरव्यू दो, नौकरी लो, और न निकाले तो फिर से पीटी की तैयारी करो। तो जॉब चौरनौक ने सूता नदी में क्या खोला, एक कोठी खोला। क्या खोला? लेकिन वर्धमान जिला के एक जमींदार थे, नाम था शोभा सिंह, उसका नाम था। देखा कि अंग्रेज साम्राज्य का विस्तार करते जा रहा है, कोठी को बढ़ाते जा रहा है, ऐसा ना हो कि एक दिन हमको परेशानी झेलना पड़े, विद्रोह कर दिया। थोड़ा जॉब चौरनों को अपना व्यापारिक क्षति उठाना पड़ा, तो जॉब चौरनों को बहाना मिल गया, भाई हम बिजनेसमैन आपको टैक्स देते हैं और बार बार लोग यहाँ विद्रोह करेगा तो हमको तो परेशानी होगी ना। तो हमें अपने व्यापार को बचाने के लिए देखते दुकानदार सब मजबूत शटर और लमहर लिंक का ताला लगाता है, तो यह मजबूत एक किला का निर्माण करवा दिया। क्या कर दिया? मतलब इसी को बहाना मिल गया और एक किला का निर्माण कर दिया। और अंग्रेजों ने कलकत्ता में जिस किला का निर्माण कराया था उस किला का नाम था विलियम फोर्ट। एक राजा थे लॉर्ड विलियम, उन्हीं के नाम पर विलियम फोर्ट माने किला विलियम की क्या की गई, स्थापना की गई। और इसी जॉब चौरनौक नामक व्यक्ति ने 1696 में, कब? 1696 में, यहाँ तो सूता नदी था ही, सूता नदी शहर पहले से ही नियंत्रण में था, कालीकता और गोविंदपुर। कौन? गोविंदपुर पहले से इसके नियंत्रण में क्या था? सूता नदी। और 1696 में कालीकता और गोविंदपुर का जमींदारी क्या कर लिया? खरीद लिया, अपने हाथ में ले लिया और एक नए शहर की स्थापना कर दिया। उस नए शहर का नाम क्या पड़ा? कोलकाता। तो याद रखिएगा, कलकत्ता शहर की स्थापना किसने किया? तो जॉब चौरनौक नामक एक अंग्रेज व्यापारी ने किया। किन किन गांव की जमींदारी को खरीद कर? कालीकता, गोविंदपुर और सूता नदी। और बहुत छोटा था पहले कलकत्ता, और आज बड़ा होते होते भारत का एक मेगा सिटी बन चुका है, जिसकी आबादी लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गई है। अब की बात कर, भारत में 4 मेगा सिटी है ना, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। आबादी में सबसे कम चेन्नई का ही है, सबसे नंबर 1 मुंबई, सेकंड में दिल्ली और थर्ड में कोलकाता, 4 में चेन्नई है। लेकिन फिर भी 1.5 करोड़ के आसपास कोलकाता भी पहुंच गया है। मुंबई तो 2.25 करोड़ तक पहुंचने वाला है, सबसे अधिक मुंबई का है। पटना हमको लगता है कि भी 50 लाख तक पहुंचा दिया होगा। 10 लाख से जैसे ही आबादी ऊपर पार करती है तो उसे महानगर का दर्जा मिल जाता है, और 1 करोड़ से आबादी पार करेगी तो मेगा नगर मिल जाएगा। और जब 1 करोड़ वाला नगर आपस में मिलने लगे तो दोनों को कहते हैं 100 नगर, हाँ, या मेगा पोलिस सिटी। ये सारे टॉपिक भूगोल में पढ़ना है।
तो हमने कलकत्ता के बारे में कहा दिया। कलकत्ता में आया तो आगे चल के बता दो फोर्ट विलियम बन गया। हमने प्लासी की लड़ाई बढ़ाया था 1756 में। सुनिए बात हमारी, 1756 में अलीवर्दी खान मर गए। अलीवर्दी खान के मर जाने के बाद उनका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का क्या बना, नवाब बना। तो जैसे ही सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम का विस्तार, किला का और विस्तार करने लगा ना कि इसके अलावा और भी किला बना लेंगे। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, विरोध किया, घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में पहले तो अंग्रेज हारा, लेकिन बाद में जब 1757 का प्लासी का लड़ाई हुआ तो अंग्रेज अपने छल विद्या का प्रयोग करते हुए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को क्या कर दिया, हरा दिया। हाँ, जो भी कारण हो, लेकिन छल था ना। अगर अपने लोग साथ दे दे तो बंदूक के दुश्मन का काम नहीं करता है, लेकिन यहाँ अपना ही गद्दार निकला तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ घटना कि ये हार गए। हारने के बाद अब बंगाल अंग्रेजों के नियंत्रण में क्या हो गया, आ गया। और 1764 के बक्सर का युद्ध जो रही सही कसर थी वो भी पूरा कर दिया, क्योंकि 1764 की लड़ाई में तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को हरा दिया। अब तो पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा अंग्रेजों का हो गया, राजस्व का अधिकार मिल गया। अब हुआ क्या कि यहां जब बन गया तो अंग्रेजों ने कलकत्ता शहर को सुंदर बनाने के लिए इसका प्लानिंग करना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया, प्लानिंग करना शुरू कर दिया। कहा कि कलकत्ता को बड़ी सुंदर तरीका से हम क्या करेंगे, बसाएंगे। कहाँ पार्क होगा, कहाँ मॉल होगा, कहाँ अस्पताल होगा, कहाँ अमीरों की बस्ती होगी, कहाँ गरीबों की बस्ती होगी, ऐसा बनाना शुरू कर दिया। और हुआ कि भाई इतना जब हम बसाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। तो एक लॉर्ड वेलेजली थे अंग्रेजों के गवर्नर, जिन्हें सहायक संधि का जनक कहा जाता है अंग्रेज में। ऐसे रियल में सहायक संधि फ्रांसीसी शुरू किया हुआ है, डुप्ले। तो एक गवर्नर थे, जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने अपने रहने के लिए कलकत्ता में बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया। उस विलेज अंग्रेजी का नाम था वेलेजली। क्या नाम था, वेलेजली। इन्होंने जब आया गवर्नर बन के तो देखा कि छोटे मोटे झोपड़ी में रहेंगे तो हमारी इज्जत घट जाएगा। एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनवा लिया। उस बिल्डिंग का नाम था गवर्नमेंट हाउस। गवर्नमेंट हाउस नामक एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया। और भाई कलकत्ता शहर सुंदर कैसे लगेगा, इसके लिए कमेटी बना दिया। उस कमेटी का नाम था लॉटरी कमेटी। क्या नाम था, क्योंकि वेलेजली यहां पर आया, कुछ दिन रहा और चला गया, तो कहा कि हम जो काम शुरू किए वो काम सफल कैसे होगा। तो एक कमेटी खोल दिया, नाम था लॉटरी कमेटी। और कहा कि लोगों के बीच क्या बेचो, लॉटरी बेचो। और लॉटरी बेचने से जो पैसा तुमको मिलेगा उस पैसा का प्रयोग कलकत्ता शहर के रूपरेखा को बदलने में, सड़कों का निर्माण करने में, बिजली, पानी, नाला वगैरह का व्यवस्था करने में करना है। तो हाँ, पाउडर क्रीम लगा के कलकत्ता को सुंदर बनाना है। तो पूछे कोई आपसे, लॉटरी कमेटी का गठन लॉर्ड वेलेजली ने किया, क्यों किया? तो कलकत्ता शहर के पुनः निर्माण के लिए, उसके कायाकल्प करने के लिए। फिर प्रश्न होगा इसका नाम लॉटरी कमेटी क्यों रखा गया? तो आपका उत्तर होगा सर, इसका नाम लॉटरी कमेटी इसलिए रखा गया क्योंकि यह कमेटी जनता में लॉटरी बेचती थी और लॉटरी बेचने से जो मुनाफा प्राप्त होता था उसी मुनाफा के पैसा से कलकत्ता के रूप में सुंदर बनाने का काम करता था। अब कलकत्ता की बात कर लें तो यहाँ पर कुछ अंग्रेज आए, पहाड़ क्षेत्र में घूमने उमने का मन हुआ, कालका शिमला रेलवे का निर्माण कर दिया एकदम नैरो लाइन पर। और पहाड़ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ शहर बसाने लगा। और अंग्रेजों ने सबसे जो पहला शहर बसाया उसका नाम था शिमला। क्या नाम था? क्योंकि गर्मी का वातावरण अंग्रेज बर्दाश्त नहीं कर पाता था, तो लॉर्ड वेलेजली ने ही जब आया तो कहा कि भाई गर्मी के दिन राजधानी बदल दो। तो अंग्रेजों के शासनकाल में 9 महीना राजधानी रहता था कलकत्ता, अब 3 महीना राजधानी कहाँ होता था? शिमला। तो अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? शिमला। और अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए
अलग अलग बोर्डिंग स्कूल की स्थापना अंग्रेज नहीं किया था। चाहे सनोवर हो, चाहे शिमला हो, हर जगह बोर्डिंग स्कूल खोला कि हमारे यहाँ बाल बच्चा रहेगा तो सामान्य विद्यालय में पढ़ेगा तो इसका कल्चर गड़बड़ा जाएगा। अच्छे अच्छे विद्यालय की स्थापना किया ताकि अंग्रेज के बाल बच्चा यहाँ क्या कर सके, पढ़ सके। और पर्वतीय सैरगाह, पर्वत पर घूमने वाला जगह बनाया, अनेक बनाया, जिसमें पहला कौन था? शिमला था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है और शिमला एक मरचाइयो है जिसका हम लोग सब्जी से अधिक साग के रूप में, सलाद के रूप में प्रयोग करते हैं। अब आते हैं बम्बई की बात करते हैं। बात किसका कर लें? हम बम्बई की बात कर लें। बम्बई जो महाराष्ट्र की राजधानी है, अब इसको मुंबई के नाम से जानते हैं। अरब सागर के किनारे, अरब सागर के किनारे बसा हुआ यह एक टापू है। इसे 7 द्वीपों का शहर, 7 द्वीपों का शहर कहते हैं। 7 द्वीपों का क्या कहते हैं? शहर कहते हैं। और आपको बता दें, प्रारंभ में मतलब ये कह दें कि इस पर पुर्तगालियों का अधिकार था। किसका अधिकार था? प्रारंभ में पुर्तगालियों का इस पर अधिकार था, क्योंकि भारत आने वाला पहला यूरोपीय पुर्तगाली था। 1534 की कहानी है। कब की? 1534 की कहानी है कि पुर्तगाल की राजकुमारी थी जिनका नाम था कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा। हमने कहा कि 34 तक की कहानी है। किसका? कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा पुर्तगाल की क्या थी? राजकुमारी थी। इसका विवाह इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय से हो गया। नहीं, मैंने कहा ब्याह की कहानी अब चर्चा करूंगा। मतलब ये 34 तक यहाँ अधिकार था पूरा, लेकिन बम्बई पर पुर्तगाली का अधिकार था। लेकिन पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा का विवाह 1661 में इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से ब्याह हुआ। तो पुर्तगाल के राजा ने अपनी बेटी को दहेज में, या इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज में कौन शहर दे दिया? मुंबई शहर दे दिया। अंग्रेज सोचा कि जोगी का कूता वाला है, हम गरम लेके, इंग्लैंड कहाँ है, मुंबई कहाँ है। तो इन्होंने भी होशियारी से काम लिया। 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराया पर, 10 पाउंड वार्षिक किराया पर किसे दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब कहोगे सर पाउंड क्या है? तो इंग्लैंड में रुपया को पाउंड कहते हैं। जैसे अमेरिका के रुपया को डॉलर कहते हैं, वैसे इंग्लैंड के रुपया को क्या कहते हैं? तो 10 पाउंड वार्षिक किराया पर इंग्लैंड के राजा ने कंपनी को क्या दिया? किराया पर दे दिया। अब जैसे ही कंपनी को मुंबई मिला तो इसके लिए तो बल्ले बल्ले हो गया। सही बोला हूं कि बम्बई अरब सागर किनारे एक बहुत बड़ा बंदरगाह। पहले हिंद अटलांटिक महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर पार करके कलकत्ता जहाज पहुंचता था। अब तो सीधा खुल यहाँ पर आ गया, मुंबई आ गया, अटलांटिक महासागर पार कर अरब सागर यहाँ पहुंच जाओ। और बाद में सुएज नहर भी खुल गया, तो सीधा रास्ता घट गया 3000 किलोमीटर। 1869 में बना ना, 59 में। तो हमको वहां चर्चा नहीं करना है, यहाँ अधिकार आ गया। तो कंपनी ने पहले जो अपना व्यापारिक केंद्र सूरत को बनाया था 1687 में। कब? 1687 में सूरत के स्थान पर बम्बई को अपना व्यापारिक केंद्र बना लिया, क्योंकि बम्बई एक बहुत बड़ा क्या था? बंदरगाह भी था और बहुत दक्षिण एशिया में बहुत बड़ा बाजार भी था। और अंग्रेजों ने बम्बई में अफीम का कारोबार शुरू कर दिया। किसका? क्योंकि बम्बई जो था अफीम के लिए फेमस था। बम्बई से अफीम खरीदता था और जाकर चीन में बेचता था। क्या? क्योंकि चीन के लोग को अफीम खोर कहा जाता है और अफीम चीन में बेचता था। इसी अफीम के क्रय विक्रय के प्रश्न पर 1839 से 1842 तक और 1858 से 1861-62 तक अफीम के नाम पर 2 बार लड़ाई हुआ, जिससे प्रथम अफीम युद्ध या दूसरा अफीम युद्ध के नाम से अफीम का कारोबार यहाँ पर मूल रूप से क्या करता था। और जब मैंने पहले ही कहा कि जब 1859 में 69 में सुएज नहर खुल गया, 1869 में जब सुएज नहर क्या हो गया? खुल गया, तो बम्बई का महत्व और क्या हो गया? बढ़ गया। क्योंकि अंग्रेजों के आने जाने का समय क्या होने लगा? घटने लगा। और जब अंग्रेज का समय बढ़ गया तो यहीं पर बहुत बड़े बड़े शहर की स्थापना करना शुरू कर दिया।
बात समझ गए। यहाँ रेलवे का और तेजी से विकास करना शुरू कर दिया। अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने कहा था ना, सनोवर, शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग जैसे पर्वतीय शहर भी बनाया और अपने बाल बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय की भी स्थापना कराया। बात करते हैं दिल्ली की। बात किसे कर दे, हम दिल्ली की बात कर लें तो हमने कल कहा था कि दिल्ली दो हैं, एक नई दिल्ली और एक नई दिल्ली वह है जिसे अंग्रेजों ने बसाया और पुरानी दिल्ली वह है जिसे मुगलों ने बसाया। दिल्ली आपको पता है कि यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली जो है वह यमुना नदी के किनारे है। हमने कहा दिल्ली यमुना नदी के किनारे है और 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने की क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई। और 1912 में दिल्ली भारत की क्या बन गई, राजधानी बन गई। और दिल्ली जब भारत की राजधानी बनी तो दिल्ली में अंग्रेजों ने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा बिल्डिंग का निर्माण कराया। उस बिल्डिंग का नाम है राष्ट्रपति भवन। बनना शुरू 11 से हुआ, लेकिन 1926 में राष्ट्रपति भवन तैयार हो गया। और राष्ट्रपति भवन में रहने वाला जो पहला अंग्रेज था उसका नाम था इरविन, लॉर्ड इरविन। और राष्ट्रपति भवन में रहने वाला पहला भारतीय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, रायसीना पहाड़ी पर है। लगभग 240 कमरे हैं इसमें, बात समझ गए। और इसके अलावा दिल्ली में अंग्रेजों ने एक बहुत सुंदर जगह का निर्माण करा जिसका नाम है कनॉट पैलेस। ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पर इसका निर्माण कराया गया। और ये दिल्ली का क्या है, सबसे खूबसूरत शहर है। और इस राष्ट्रपति भवन या कनॉट पैलेस की रूपरेखा ड्यूक एडविन लुटियंस ने बनाया था। मतलब राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस नामक एक अंग्रेज ने क्या किया था, बनाया था। तो ये रहा आपका पार्ट नंबर 12।